Hello, students. How are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly and properly. Okay, today we are going to read chapter second, Our Past. चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं आवर पास्ट का। सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमने 1000 ईयर के क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस हैं, ये हम फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं। और चैप्टर सेकंड नेम इज़ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी कि नए राजा और उनकी राजधानियाँ। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? 700 से लेकर 1750 के टाइम पीरियड। तो ये फर्स्ट 700 का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद में विच डेंसिटी और विच रूलर्स, उनके बारे में हम रीड करेंगे चैप्टर सेकंड में। मैनी न्यू डेंसिटीज emerged आफ्टर द 7th सेंचुरी। तो 7th सेंचुरी के बाद किन किन डेंसिटी का या राजवंशों का उदय हुआ, शुरुआत हुई। मैप 1 शो द मेजर रूलिंग डेंसिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। तो अब हम जो फर्स्ट मैप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे सब कंटिनेंट्स, उप महाद्वीप में डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग पार्ट में किन किन राजवंशों ने रूल किया था, किन किन राजवंशों ने शासन किया था, किस टाइम पीरियड के बीच में? 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। ओके, लुक एट दिस पिक्चर, दिस मैप। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि किन किन राजवंशों ने यहाँ पर रूल किया। तो यहाँ हम देखेंगे चाहवान, सेकंड नंबर पर गुर्जर प्रतिहार। तो जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है? बाउंड्री का पार्ट है। ये है पाल डेंसिटी, ये है राष्ट्रकूट डेंसिटी। तो ये सब क्या है? अलग ये डेंसिटीज थे जो हमारे सब कंटिनेंट में इन्होंने रूल किया था 700 सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। अब आज हम इन्हीं के बारे में रीड करने जा रहे हैं। ओके, द एमर्जेंस ऑफ न्यू डेंसिटीज, नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ था? बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कंटिनेंट्स। तो 7th सेंचुरी के आते आते हमारे सब कंटिनेंट्स पे क्या था कि अलग अलग पार्ट में बड़े भूस्वामी, लैंडलॉर्ड्स मीन्स जमींदार जिसको हम बोलते हैं, जिनके पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीन थी, और वॉरियर चीफ जो मुख्य योद्धा थी, जो सरदार थे, वॉरियर चीफ थे इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कंटिनेंट। हमारे उपमहाद्वीप के अलग अलग एरिया के जो चीफ वॉरियर थे या लैंड लॉर्ड थे, वो क्या उभर कर सामने आ रहे थे, उनका उदय हो रहा था। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सब सबॉर्डिनेट और सामंत। तो ये प्रायर राजा के क्या होते थे? सामंत के रूप में काम करते थे या सबॉर्डिनेट के रूप में काम करते थे। They were expected to bring gifts for their kings or overlords। ये जो सामंत थे अपने राजाओं के लिए क्या गिफ्ट करते थे? उपहार देते थे, या जो उनका मालिक था उनको बड़े बड़े उपहार देते थे। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट, और जो राजा के राज दरबार में प्रेजेंट रहते थे, उपस्थित रहते थे। प्रोवाइड देम विद मिलिट्री स्पोर्ट्स, और जब राजा को जरूरत होती थी तो सेना का साथ भी देते थे, सेना के रूप में मदद करते थे। एज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ, जैसे ये सामंत ज़्यादा पावर और वेल्थ गेन करते चले गए, प्राप्त करते चले गए, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंत। यानी कि जब इनके पास ज़्यादा सेना हो जाती थी, ज़्यादा पैसा हो जाता था, ज़्यादा पावर मिल जाती थी इनको, ज़्यादा एरिया पर कंट्रोल करने के बाद ये अपने आप को महासामंत कहलाना शुरू कर देते थे। यानी पहले सामंत थे, जब इनके पास ज़्यादा पावर थी, वेल्थ हो जाती थी, तो ये महासामंत बन जाते थे। महामंडलेश्वर भी कहा जाता था। महामंडलेश्वर मीन्स ग्रेट लॉर्ड, ए सर्कल और रीजन, किसी एरिया का, किसी क्षेत्र का लॉर्ड बन जाना, मालिक बन जाना। शो ऑन सम टाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलोडेड, यानी कई बार क्या थे, ये किसी राजा के अधीनता को अस्वीकार कर देते थे, यानी कि राजा के अधीन रहने से मना कर देते थे और अपना एक इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र एरिया का रूल करना शुरू कर देते थे, यानी किसी एक स्पेशल एरिया पर अपना रूल शुरू कर देते थे। ओके, वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द
राष्ट्रकूट्स इन डेक्कन, यानी कि जो हमारा इंडिया का डेक्कन एरिया है वहाँ ऐसा किस एक राष्ट्रकूट के द्वारा, जो रूलर था उसके द्वारा किया गया था। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्य। किसके अधीन काम करता था ये राष्ट्रकूट? चालुक्यों के अधीन। कहाँ पर? कर्नाटका में। इन द मिड 18th सेंचुरी, कब की बात है ये? मिड 8th सेंचुरी का जो मिड चल रहा था, बीच का टाइम चल रहा था, दंतिदुर्ग एक राष्ट्रकूट चीफ, जो राष्ट्रकूट डेंसिटी थी उसका चीफ था, मुखिया था कौन? दंतिदुर्ग। ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, यानी कि उनके ऊपर किसका शासन था? चालुक्यों का। परफॉर्म ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, उसने एक ऐसा यज्ञ करवाया, यज्ञ मीन्स हवन करवाया, जिसको हिरण्यगर्भ यज्ञ के नाम से जाना जाता था, मीन्स गोल्डन वॉर्म। व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, उस टाइम इस रिचुअल, इस रीति रिवाज को किसके द्वारा पूरा किया जाता था? हेल्प ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मणों की मदद से। इट वाज थॉट टू लीड टू बी रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइस एज ए क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ। अगर कोई व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय कौन होते थे? जो सेनाओं में शामिल होकर युद्ध लड़ते थे, उसको क्षत्रिय बोला जाता था। लेकिन अगर जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, ये जो हिरण्यगर्भ रिचुअल है, इसके बाद वह जन्म से क्षत्रिय न होने के बाद भी क्या बन जाता था? क्षत्रिय बन जाता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो दंतिदुर्ग था उसने हिरण्यगर्भ किया था, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं था, लेकिन इस हवन के करने के बाद में उसने खुद को क्षत्रिय मान लिया था। इन अदर केसेस, दूसरे मामलों में, मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिली यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कव आउट किंगडम्स। फॉर इंस्टेंस द कदम मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार Harichandra were Brahmin who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. तो दूसरे मामलों में दूसरा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने दंतिदुर्ग के बारे में रीड किया। सेकेंड अब हम रीड करेंगे कदम मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार के हरिश्चंद्र के बारे में, जो जन्म से क्या थे? ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने ये ट्रेडिशनल प्रोफेशन, जो उनका परंपरागत व्यवसाय था, वो छोड़कर उन्होंने क्या लिया? हथियार उठा लिए और बाद में क्या बन गए? क्षत्रिय बन गए। और कहाँ पे उन्होंने अपनी किंगडम बनाई? कर्नाटका में और राजस्थान में, पूरे सम्मान के साथ। तो ये 2-3 एग्जाम्पल हम यहाँ रीड कर चुके हैं कि कैसे जो व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं थे लेकिन बाद में क्षत्रिय बन गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, जो राजधानियां थी या राज्य था, उनका जो प्रशासन था वह कैसे चलाया जाता था? मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल, यानी कि कुछ जो राजा थे उन्होंने कई बड़े टाइटल, उपाधियां प्राप्त की थी, जैसे एज महाराजाधिराज, ग्रेट किंग, महाराजाधिराज कहलाते थे अपने आप को वो। क्या मीनिंग है इसका? ग्रेट किंग, महान राजा, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, राजाओं से भी ऊपर, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, यानी कि 3 एरिया का मालिक होना, वो क्या उपाधि बोलते थे उसको? त्रिभुवन चक्रवर्ती। शो ऑन हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड पावर एंड देयर सामंत एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीसेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण। इस प्रकार जो रिसोर्सेज थे, वो रिसोर्सेज से क्या प्राप्त करते थे? पैसे प्राप्त करते थे, पावर प्राप्त करते थे, यानी कि जितने रिसोर्सेज पर राजाओं का कंट्रोल होता था, वहाँ से उनको क्या मिलता था? रिवेन्यू मिलता था, टैक्स मिलता था। वो टैक्स कौन कौन देते थे? पीसेंट किसान देते थे, ट्रेडर व्यापारी देते थे, और ब्राह्मणों से ये टैक्स लिया जाता था, और उस टैक्स से ही इन राजाओं के पास धन इकट्ठा होता था। In each of these states, resources were obtained from the producer, that is the peasant, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce. तो इन राज्यों में रिसोर्सेज से क्या मिलता था? उनको टैक्स मिलता था। अक्सर अपने प्रोड्यूस के, यानी कि जो किसान थे, पीजेंट थे, वो जितना भी अपनी फसलों का उत्पादन करते थे, यानी कि प्रोडक्ट करते थे, तो कैटल कीपर जो पशु पालते थे, उनके पास जो एनिमल्स होते थे, आर्टिसियन जो अपनी चित्रकारी से पैसा कमाते थे, उन सब को अपने राजा को क्या देना पड़ता था? अपने जो
इनकम है उसका कुछ पार्ट राजाओं को देना पड़ता था, चाहे वो इनकम फसल के तौर पर है, चाहे वो पशुओं के आधार पर है या आर्टिसन के तौर पर है। उनको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा राजाओं को देना पड़ता था, या तो अपनी मर्जी से या दबाव से। Sometimes these were claimed as a rent due to a lord who arrested that the owned the land, यानी कि जो इस जमीन का मालिक होता था उस मालिक के तौर पर भी कई बार क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और ये रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा किया जाता था, ट्रेडर्स व्यापारियों से भी। इस प्रकार जो टैक्स कौन कौन देते थे, पीजेंट देते थे, कैटल कीपर देते थे, आर्टिसियन देते थे और ट्रेडर्स देते थे। किसको देते थे ये टैक्स, ये लगान, ये राजाओं को। इकट्ठा कौन करते थे, सामंत इकट्ठा करते थे। 400 टैक्सेस उस टाइम पे, कौन सी सेंचुरी की बात चल रही है यहाँ, 7th सेंचुरी में कितने टैक्सेस के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे, 400 यानी 400 टैक्सेस के बारे में। ये कहाँ इंस्क्रिप्शन है, ये हमें अभिलेखों से पता चला है। ऑफ द चोल्स हु रूल इन तमिलनाडु, जो शासक तमिलनाडु पर शासन करते थे। 400 टर्म फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स, 400 अलग अलग टैक्सेस के बारे में हमने इंस्क्रिप्शन में पढ़ा, अभिलेखों में पढ़ा था। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशंस टैक्स इज वैटी, जो सबसे ज्यादा टैक्स के रूप में लिया जाता था उसको बोलते हैं वैटी। वैटी मीन्स क्या है यहाँ पर, टेकन नॉट इन केस, कैश के रूप में, यहाँ पैसे नगद नहीं लिए जाते थे, बट इन द फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर, लेकिन जबरदस्ती काम करवाया जाता था या मजदूरी के रूप में ये टैक्स लिया जाता था। पैसे नहीं बल्कि इंसान से या व्यक्ति से लेबर करवाई जाती, मजदूरी करवाई जाती थी। एंड कदमई, दूसरा जो टाइप का टैक्स है वो कौन सा है, कदमई है। और लैंड रेवेन्यू या जमीन से लगान लेना। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, घर पर अगर हम उस टाइम पे घर की छत पर अगर छज्जा निकाल दिया जाता था उसका भी टैक्स देना पड़ता था। यूज ऑफ ए लैडर टू क्लाइम पाम ट्री, पाम के पेड़ पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां होती थी, लैडर होती थी, उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। ए कैश ऑन द सक्सेशन ऑफ टू फैमिली प्रॉपर्टी, यानी जो परिवार की प्रॉपर्टी होती थी उस पर भी क्या दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था। ये अलग अलग टाइप के टैक्स होते थे जो लोगों को देने होते थे। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्प्लिस्ट, इन टैक्सेस से राजा की व्यवस्था थी, जो फाइनेंस सिस्टम था उसको बनाया जाता था, उसको मतलब खजाने को भरा जाता था। एज वेल एज द फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, ये पैसा कहाँ खर्च किया जाता था, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मंदिरों के निर्माण में, एंड फोर्ट्स और किलों के निर्माण में। दे वर आल्सो यूज टू फाइट वार्स, इस धन का प्रयोग युद्ध लड़ने के लिए भी किया जाता था। दूसरे राजाओं से युद्ध करना पड़ता था तो ये पैसा वहां खर्च किया जाता था। विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड to the acquisition of wealth in the form of plunders and access to land as well as trades routes। उन रिसोर्सेज का, जो रिसोर्सेज से क्या इकट्ठा किया जाता था, टैक्सेज, कई बार क्या था ये लूट की शक्ल में भी, यानी कि लोगों को लूटा जाता था, युद्ध करके दूसरे एरिया में वहां के लोगों को लूटा जाता था। और कई बार जमीन से टैक्स लिया जाता था और कई बार व्यापारियों से, जिन मार्गों से व्यापार करने के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उन रास्तों से भी व्यापारियों से, उन रास्तों के लिए व्यापारियों से क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। तो ये सब क्या थे, टैक्स के टाइप थे। द फंक्शनरीज ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यूज वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, तो कुछ परिवारों को भर्ती किया जाता था क्या करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडेटरी, और जो ये पद मिलता था उनको हेरिडेटरी मिलता था, यानी कि जैसे उस परिवार का बड़ा आदमी टैक्स कर लेने की नौकरी कर रहा है तो उसके बेटे को भी यह नौकरी उसके बाद मिल जाती थी। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। तो इन पदों पर ज्यादातर जो राजा थे उसके रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, उसके रिश्तेदार ही इन पदों पर ज्यादातर काम करते थे। अब नेक्स्ट हम रीड करेंगे प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, यानी प्रशस्ति क्या होती थी, किसी राजा के बारे में उसकी प्रशंसा ज्यादा से ज्यादा की जाए, यानी कि उसके बारे में ज्यादा लिखना, उसकी प्रशंसा ज्यादा लिखना। और लैंड ग्रांट्स यानी कि जमीन दान में देना। प्रशस्ति कंटेंट डिटेल दैट मी नॉट बी लिटरली ट्रू, यानी कई बार ऐसी परिस्थितियां मिली हैं जो सत्य नहीं है, बट दे टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिस्पिक्ट themselves as valiant victorious warriors for example। तो कई बार जो राजा खुद को क्या दिखाना चाहता था कि वो कितना
वैलियंट है, सूरवीर है, कितना विजयी रहता है, हर युद्ध में जीतता है। तो अपनी ये सारी प्रशंसा वो अपने राइटर के द्वारा लिखवाता था। दीज वर कंपोज बाई लर्नड ब्राह्मण, ये सारी किसके द्वारा लिखी जाती थी बातें? ब्राह्मणों के द्वारा। हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये ब्राह्मण राजाओं की प्रशासन चलाने में मदद करते थे। प्रशस्ति का मतलब समझ में आया? राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखे जाने वाले इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। ओके। अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट, तो नागभट्ट ने अपने राजा के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा लिखी है वो यहाँ लास्ट ईयर हमने 6th क्लास में पढ़ी थी। गुप्त डेंसिटी के राजा थे समुद्रगुप्त, तो उन्होंने परिस्थिति में किस में लिखी थी? संस्कृत लैंग्वेज में। वो कहाँ मिली? फाउंड इन ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में। डिस्क्राइब द एक्सप्लोइट्स ऑफ द नागभट्ट प्रतिहार किंग, एक प्रतिहार राजा था, प्रतिहार डेंसिटी का राजा था, तो उसके बारे में लिखा। क्या लिखा उन्होंने? उसकी सारी प्रशंसा इस परिस्थिति में की गई है। किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण बाय ग्रांट ऑफ लैंड्स, राजा इनाम के तौर पर ब्राह्मणों को क्या दान देते थे? जमीन, लैंड को दान में देते थे। किसके तौर पर? रिवार्ड, इनाम के तौर पर। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और इनका रिकॉर्ड रखा जाता था, यानी कि जो जमीन ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उनका रिकॉर्ड रखा जाता था कॉपर प्लेट्स पर, तांबे की प्लेट्स पर। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, यानी कि जिस ब्राह्मण को दी जाती थी वो सब उसके बारे में डिटेल लिखी जाती थी। लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर क्या है? कॉपर प्लेट्स हैं जिनके ऊपर राजाओं के द्वारा दी गई जमीन को दान के बारे में लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over कश्मीर। तो दूसरी परिस्थिति यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर रीड करेंगे। 12th सेंचुरी का एक राजा था, कश्मीर पर जो रूल करता था उसके बारे में लिखा हुआ है। इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हण, एक कल्हण नाम के राइटर के द्वारा, लेखक के द्वारा लिखी गई थी। तो कल्हण की जो बुक थी उसका नाम था रजत रंगिणी। क्या नाम है? रजत रंगिणी। ही यूज्ड ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज, उसने यहाँ अलग अलग सोर्सेज का यूज किया गया है, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्री। तो उस जो राइटर है कल्हण, उसने किन के आधार पर अपने राजा की प्रशंसा की है? इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स जो मिले थे रिकॉर्ड उस टाइम के, आई विटनेस यानी लोगों के द्वारा बताई गई बातें, या अर्लियर हिस्ट्री या पुरानी हिस्ट्री के आधार पर उसने ये सब प्रशंसा की बातें लिखी थी। किस राजा के? कश्मीर का राजा था उसके। टू राइट द अकाउंट अनलाइक द राइटर्स टू प्रशस्ति, ही वाज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज। तो क्या है, कई बार राजा अपनी ज़्यादा प्रशंसा के लिए राइटर को कहता था कि हमारे बारे में, अपनी नीतियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाना चाहता था। तो कई बार वह नीतियों की क्या, कई बार कई राइटर राजा की क्रिटिकल यानी कि आलोचना भी करते थे कि उसकी पॉलिसी अच्छी नहीं थी। ओके। अब रीड करेंगे। वारफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि पैसे के लिए, धन के लिए युद्ध क्यों किए जाते थे? यू मे हैव नोटिस्ड, कई आपने ध्यान दिया होगा, दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डेंसिटीज वाज बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन। देखा कि कोई राजा, कोई किंग अगर रूल करता है तो किसी एक स्पेसिफिक रीजन पर, किसी एक मेन एरिया पर ही वो अपना रूल करता है। एट दैट सेम टाइम, उसी समय, दे ट्राई टू कंट्रोल अदर्स एरियाज, लेकिन क्या कोशिश करते थे वो? दूसरे एरिया को कंट्रोल में लेने के लिए। वन पार्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। तो एक ऐसे ही हम मेन एरिया के बारे में यहाँ रीड करेंगे, कन्नौज एरिया के बारे में, जो गंगा वैली यानी कि गंगा की जो घाटी है वहाँ पर है। 4th सेंचुरी, कई शताब्दियों के लिए रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड पाल डेंसिटी फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर द कन्नौज। तो कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पर 3 डेंसिटी हैं जो आपस में लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज, यहाँ 3 पार्टीज हैं। इन दिस लॉन्ग ड्रोन कन्फ्लिक्ट, आपस में तीनों क्या बीच में टकराव होते रहे, क्या है, लड़ाइयाँ होती रही। हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्री पार्टी स्ट्रगल। तो इतिहासकारों ने इसका वर्णन ट्री पार्टी स्ट्रगल के रूप में किया गया। ये क्वेश्चन है हमारे लेसन की एक्सरसाइज में, तो इसको ध्यान से रीड करना। कौन से एरिया पर कंट्रोल करने के लिए? कन्नौज एरिया पर। कन्नौज एरिया कहाँ था? गंगा वैली। किन किन डेंसिटी का आपस में कन्फ्लिक्ट थी? राष्ट्रकूटा, पाल डेंसिटीज एंड ये गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाल डेंसिटी, ये तीनों आपस में क्या कर रहे थे? लड़ाई लड़ रहे थे। किस पर कंट्रोल करने के लिए? कन्नौज पर। एज वेल
We'll see. Ruler also try to demonstrate their power and resources by building large temple. तो राजा अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपने संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल बनवाते थे। तो टेम्पल बनाने से राजा क्या सोचते थे कि पता चलेगा कि लोग ये राजा कितना पावरफुल है। वैन दे अटैक वन अनदर्स किंगडम, और कई बार जब वो अटैक करते थे दूसरे राज्यों पर, दूसरी राजधानियों पर, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल, तो ज़्यादातर उनका टारगेट क्या रहता था? मंदिरों पर क्या करना? अटैक करना। विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच, मंदिरों में ज़्यादा धन दौलत मिलती थी। यू विल रीड मोर अबाउट, इसके बारे में हम चैप्टर 5 में रीड करेंगे। अब हम उन रूलर के बारे में रीड करेंगे जिन्होंने भारत पर बार बार अटैक किए। क्या करने के लिए? हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को लूटने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर, यहाँ एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद गजनी सुल्तान थे कहाँ के? अफगानिस्तान के। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030, तो उसने शासन किया था किस टाइम पीरियड के बीच में? 997 से लेकर 1030। ही एक्सटेंड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एरिया, वह अफगानिस्तान का रूलर था लेकिन अपना कंट्रोल बढ़ाना चाह रहा था किस पार्ट पर? सेंट्रल एशिया, यानी कि एशिया के सेंट्रल एरिया को भी कंट्रोल में करना चाह रहा था। ईरान पर अपना कंट्रोल करना चाह रहा था। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे भी वो सब कंटिनेंट के इन सभी पार्ट पर अपना कंट्रोल करना चाह रहा था। इसके लिए उसने क्या किया? बार बार अटैक किए। ही रेड सब कंटिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वह हमारे उपमहाद्वीप पर, इंडियन उपमहाद्वीप पर हर साल अटैक करता था। इस टारगेट पर वेल्थी टेम्पल, उसका मेन टारगेट क्या था? जो वेल्दी टेम्पल थे उनको लूटना। इंक्लूड दैट द सोमनाथ गुजरात, उसमें जो हमारा सोमनाथ का टेम्पल है, फेमस टेम्पल है गुजरात के अंदर, उस पर भी अटैक किया था। कब किया था अटैक उसने? 1025 में। 1000 से लेकर 127 तक इंडिया पर उसने 17 टाइम क्या किया था? अटैक किया था। और सबसे ज़्यादा जो लूटपाट की थी वो सोमनाथ का टेम्पल था गुजरात में, 1025 में अटैक किया था। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड, बहुत ज़्यादा मात्रा में धन यहाँ से लेकर गया था। वाज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी एज गजनी, और गजनी में वापस जाकर उसने अपनी राजधानी को बहुत अच्छी तरह से सजाया धजा, क्योंकि यहाँ से जितनी भी धन प्रॉपर्टी थी वो वहाँ जाकर खर्च की थी। अब यहाँ दे सुल्तान का मीनिंग क्या है? अरबिक लैंग्वेज के अंदर मीनिंग है रूलर, सुल्तान मीन शासक। सुल्तान मोहम्मद was also interested in finding out more about the people he conquered and interested a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent। तो सुल्तान मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि उसका जो राइटर था उसका नाम था अल-बेरूनी। तो उसने अपनी सारी विजयों के बारे में राइटर को लिखने के लिए कहा था, और अलबेरूनी राइटर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है किताबे उल हिंद। तो इस सारे जितने उसने अटैक किए थे इंडिया के ऊपर, उन सभी अटैक के बारे में राइटर ने लिखा था। रिमेन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर हिस्ट्रियन, तो ये हमारे हिस्टोरियन के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स था जिसके द्वारा हमें ज़्यादा जानकारी मिली। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, उस जो अलबेरूनी राइटर था उसने संस्कृत के जो विद्वान थे इसको प्रिपेयर करने के लिए, इस बुक को लिखने के लिए उनसे कंसल्ट किया था। अदर किंग हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडिंग द चाहमान लेटर नोन एज द चौहान, दूसरे जो राजा थे जिसने इंडिया के ज़्यादा एरिया पर कंट्रोल करने के लिए कोशिश की थी वो थे चाहमान। चाहमान को बाद में चौहान के नाम से जाना गया। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, चौहान जो रूलर थे उन्होंने किन एरिया पर रूल किया था? दिल्ली और अजमेर भी। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर, कौन से एरिया पर कंट्रोल करना चाह रहे थे? वेस्ट से लेकर ईस्ट के पार्ट पर। वेयर दे बी अपोज्ड बाय द चालुक्यस ऑफ गुजरात एंड द गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो चालुक्यों जो गुजरात पर जिसका रूल था उनको कंट्रोल करना चाह रहे थे, और गढ़वाल जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में उन पर अपना कंट्रोल करना चाह रहे थे। द वेस्ट नोन चाहमान रूलर, जो चौहान का सबसे अच्छा रूलर था वो था पृथ्वीराज थर्ड, जिसने रूल किया था 1168 से लेकर 1192 तक। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर,
उसने हराया था एक अफगान का रूलर था सुल्तान मोहम्मद गोरी। कब हराया उसने? 1191 का जो वार अफगान सुल्तान मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में हुआ था, उसको ताराइन वार के नाम से भी बोलते हैं। और सेकंड ताराइन वार हुआ था 1192 में। फर्स्ट ताराइन वार में तो मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज थर्ड ने, लेकिन सेकंड में पृथ्वीराज थर्ड हार गया था। किससे? मोहम्मद गोरी से। आज हम चैप्टर यहीं तक करते हैं और ये मैप को हम ध्यान से रीड करके या देखकर ही हम इस डेंसिटी के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हमने राष्ट्रकूट चोल के बारे में रीड किया है, जैसे ये चोल का एरिया है, हमने पाल डेंसिटी, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के जो त्रिपार्टी स्ट्रगल था उसके बारे में रीड किया है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है।